नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेटिंग रोटेटर, मॉलिक्यूल एज अ वाइब्रेटिंग रोटेटर। हमने देखो पिछली क्लास में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस। यानी एक मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास, जब वो वाइब्रेट करता है तो हमारे पास किस स्पेक्ट्रम में एनर्जी निकलती है? हमारे पास एनर्जी निकलती है इंफ्रारेड में। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलता है। इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो जब इंफ्रारेड जो ट्रांजिशंस थे, जब उसको हाईली रिजोल्व करके देखा गया तो हमने पाया जो हमारे पास इंफ्रारेड में क्या मिलता है? फाइनाइट लाइंस है, फाइनाइट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, और लाइंस है। जब हाईली रिजोल्व करके देखा गया तो इसी को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर हमें मिला है इंफ्रारेड बैंड्स का, अब ये जो हमें अमूमन लाइन मिल रही थी वो तो इंफ्रारेड बैंड्स थी जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से हो रही थी, और जो हाई रिजोल्व करने के बाद जो हमें लाइंस मिली वो रोटेशन की वजह से थी। तो इसलिए इसको जो इंफ्रारेड बैंड्स था वो फाइन स्ट्रक्चर बैंड हम बोलते हैं उसको। मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? वाइब्रेटिंग रोटेटर। क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल जो होता है ना हमारे पास, वो सिंपली वाइब्रेट नहीं करेगा। वो मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो वाइब्रेट नहीं करेगा। वो वाइब्रेशन के साथ साथ क्या करेगा? रोटेशन भी करेगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने प्योर रोटेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्योर रोटेशन हमने पढ़ा है। प्योर रोटेशन पढ़ा तो हमने उसमें वाइब्रेशन नहीं देखा था। फिर हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, सिर्फ हमने वाइब्रेशन को ही डिस्कस किया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉलिक्यूल को कहा जाएगा। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये क्या है, एक मैंने वाइब्रेशनल लेवल्स बनाए, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, V1 और V2 बनाए। बस ये एज एन एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ से यदि ट्रांजिशन होगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगी? वाइब्रेशनल एनर्जी लाइन मिलेगी। लेकिन आपको यदि ध्यान हो, दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में कौन से लेवल्स होते हैं? रोटेशनल लेवल्स होते हैं, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? J से डिनोट करते हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है, जब मैंने मोलिकुलर स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था, ठीक है ना। जब मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स मैंने बताया था तब आपको बताया था, ध्यान हो तो। देखो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा तो रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रहा है। इसी वजह से जो हमारे पास वाइब्रेशनल लाइंस के बीच में जो फाइनाइट लाइंस मिली थी ना, छोटी छोटी जो लाइंस मिली थी, ठीक है ना, उसी को बोला गया है फाइन स्ट्रक्चर बैंड्स, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर इन इंफ्रारेड बैंड सजेस्ट करता है कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो होता है ना मॉलिक्यूल्स का, वो ऑल्सो क्या होते हैं, उसमें रोटेशनल चेंजेस भी होते हैं एनर्जी स्टेट में। इसीलिए हम मॉलिक्यूल को क्या ट्रीट करेंगे? वाइब्रेशनल रोटेटर या वाइब्रेटिंग रोटेटर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, अब हम सम लिखेंगे, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। कोई डाउट है? ये बोर अप्रोक्सीमेशन भी तो यही था। बोर अप्रोक्सीमेशन ने यही तो कहा था कि हम एनर्जी को एज अ सम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखो, रोटेशनल और वाइब्रेशनल के कारण जो इंटरेक्शन टर्म आएगी उसको हमने नहीं लिया गया है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन के कारण जो इंटरेक्शन टर्म आएगी, ठीक है ना, उसको नहीं लिया गया है। ये सिर्फ हमारे पास एक बोर अप्रोक्सीमेशन सा है, क्योंकि इंटरेक्शन टर्म इग्नोर कर दी गई है। अब ध्यान से देखो, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। यदि नहीं पढ़े होंगे आप तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखो, तो मॉलिक्यूल देखो, हमने क्या लिया है? हार्मोनिक और ये रिजिड रोटेटर का केस लिया है। तो हार्मोनिक के केस में हमारे पास एनर्जी h/μ v+1/2 होती है, और रिजिड रोटेटर के केस में ये होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? सिंपल है। और यदि हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर लें और फिर क्या ले लिया हमने? नॉन रिजिड रोटेटर लिया, ठीक है। तो एनहार्मोनिक के केस में हमारे पास क्या आ जाएगी एनर्जी? ये वाइब्रेशनल केस हो गया, रोटेशनल केस हो गया। यहाँ पे भी ये वाइब्रेशनल केस, ये रोटेशनल केस। तो देखो h/μ v+1/2 माइनस h/μ xe v+1/2 स्क्वायर, ये सिंपली, ठीक है। ये एनर्जी मैंने बेसिकली दोनों जूल में ही लिखी गई है हमारे पास। बी रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स ये जो है जूल में ही है। अब देखो रोटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम क्या जानते हैं? रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है वाइब्रेशनल स्टेट
वी में किसी भी वाइब्रेशनल स्टेट के लिए ध्यान से देखो, हर वाइब्रेशनल स्टेट के लिए ना रोटेशनल कांस्टेंट अलग अलग होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, हर वाइब्रेशनल स्टेट के लिए रोटेशनल कांस्टेंट अलग अलग होगा क्यों? देखो रोटेशनल कांस्टेंट हमारे पास होता क्या है बेसिकली h/8π² IC, ये हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वेव नंबर के टर्म में। तो यदि आप देखो रोटेशनल कांस्टेंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ये क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। अब गौर से देखना, ये मेरे पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाया मैंने, वो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है। आप ध्यान से देखो V = 0, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है हमारे पास, इसमें एनर्जी स्टेट्स बनाई है। V = 0, 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आपको ध्यान हो प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको बताया था ये गैप क्या होने लगता है, कम होने लगता है, इसका रीज़न भी हमने देखा था। तो आप गौर से देखो ध्यान से, ये मेरे पास R ही है, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है। V = 0 स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो V = 1 स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ये तो होगी, यहाँ मेज़र करेंगे ये है ना, R इंटर यही तो है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरीके से V = 2 में ये आ गई, V = 3 में ये आ गई, ये जो मैंने रेड मार्क लगाया आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर जो मेरे पास V स्टेट होगी उसके लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आ गई, ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हर स्टेट के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, अलग। तो ये ग्राफ मैंने बताया था बेसिकली ये एनहार्मोनिसिटी की वजह से ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, अलग होती है। देखो ये लाइन इसीलिए बनाई गई है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर गौर से देखे होंगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है। तो लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहती है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ड्यू टू एनहार्मोनिसिटी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया। देखो जब वाइब्रेशंस हो गए ना दो डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ये वाइब्रेशंस होगा तो जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही हमारे पास एक्सटेंशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एनहार्मोनिसिटी में दोनों अनइक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तेज़ी से तो उसका एनर्जी स्टेट भी अलग होगा, तो जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगा वो अलग होगा, जिस वजह से ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ, आपके पास रबर होती है ना, रबर, अब रबर को आप खींचो और उसको कंप्रेस करो तो उसका जो बढ़ जाएगी वो बिल्कुल भी पहले जैसा शेप नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे V बढ़ने का मतलब क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, वो सॉरी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ही तो है ये बढ़ने का मतलब है वाइब्रेशंस का बढ़ना। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगी, कोई डाउट है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी B हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो B हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो B जो डिटरमाइन करता है स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स, B हमारे पास क्या रोटेशनल एनर्जी में ही तो होता है, वो रोटेशनल कांस्टेंट है, तो यही तो रोटेशनल एनर्जी हमारे पास डिटरमाइन भी करता है लेवल्स की, तो डिफरेंट होगा डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स के लिए, ठीक है ना। अब देखो तो जैसे हमने बताया कि हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा, तो इसलिए ना किसी V स्टेट के लिए हम क्या लिखेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट को BV लिखेंगे। यदि हम 3 स्टेट के लिए V = 3 के लिए लिख रहे हैं तो B की वैल्यू B3 लिखेंगे, 2 के लिए लिख रहे हैं तो B का वैल्यू हम 2 लिखेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो इसको देखो R जो है मैंने क्या लिया है, अब देखो जनरली हम क्या यदि इसको समझे तो हम किसी भी फॉर जनरली देखें तो उस स्टेट के लिए हम क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे। ये R², ये एवरेज होगा 1/R² का, ठीक है ना, समझ में आया, ये यहाँ पे V है। अब देखो लेकिन हमारे पास देखो ये एक्चुअली में है क्या, ये इंटरेक्शन टर्म ही है, क्या है, इंटरेक्शन टर्म है, क्या B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, और V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। तो ये इंटरेक्शन टर्म है B हमारे पास, बेसिकली ये भी निकल के आता है, ये जब आप पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में वहाँ इस चीज़ को समझोगे। तो B यहाँ से हमारे पास कितना आता है, BE - αE V + 1/2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, बस आपको ये समझना है। अब देखो ये एक्चुअली में है क्या, देखो ये तो अभी ये वही है किसी भी पर्टिकुलर वाइब्रेशनल स्टेट के लिए, ये क्या है, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में था मॉलिक्यूल, समझ में आया, यानी हम ऐसे कह सकते हैं हार्मोनिक केस जब था
तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखो कहाँ होगा, मिनिमम आर ई का जो मिनिमम वैल्यू है ना, ये ग्राउंड स्टेट में तो है बेसिकली, ये जो मिनिमम वैल्यू है आर ई का ये यही है, उसी के लिए ये बी ई है। ठीक है, तो आर ई अल्फा ई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है जो शेप पर डिपेंड करता है, और बी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है ना, अल्फा ई से तो रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ द मिनिमम ऑफ द कर्व, ये मैंने बताया, तो बी का वैल्यू हम ये लिखेंगे। एनर्जी की यदि बात करें हम, अब देखो ध्यान से, तो हम बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिजिड रोटेटर मॉडल ही पढ़ेंगे, क्योंकि वाइब्रेटिंग रोटेटिंग वाइब्रेशनल रोटेशनल में हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक रोटेटर और रिजिड रोटेटर का ही केस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल ही रहता है, बस थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये है, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी और उस पर्सपेक्टिव से मैंने लेकिन आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गए, ये रिजिड रोटेटर हो गया। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, मैंने बी नहीं लिखा यहाँ पे, यही इसलिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, बी वी लिखा गया है, तो बी वी है क्या एक्चुअली में, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर अ वाइब्रेशनल स्टेट वी। ठीक है, ये जूल में हो गया, ये भी जूल में है। अब यदि मैं वेव नंबर के टर्म्स में बात करूं, तो वेव नंबर के टर्म्स में हमारे पास देखो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल, ये क्या है, रोटेशनल। वेव नंबर के टर्म्स में इसको देखो हम एच सी से डिवाइड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी आता है, जिसको हम ये चीज़ लिखते हैं ना, ये क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, और बोथ आर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, यदि मीटर इनवर्स में लिखा जाएगा तो ये मीटर इनवर्स में हो जाएगा। कोई डाउट है, लेकिन ये वेव नंबर के टर्म्स में हमारे पास कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये हो गया बस हमारा, ये इतना मेरे को एनर्जी बताना था कि वाइब्रेटिंग रोटेटर का ये एनर्जी हमारे पास होता है। ठीक है ना, और रोटेशनल कांस्टेंट फॉर वाइब्रेशनल स्टेट वी अलग होता है हर स्टेट के लिए। बस ये छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अगले लेक्चर्स में हम देखो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल वाइब्रेटिंग रोटेटर के लिए, फिर हम पी ब्रांच, क्यू ब्रांच और आर ब्रांच और सिलेक्शन और ट्रांजिशंस देखेंगे क्या होता है वाइब्रेटिंग रोटेटर में। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्कार।